जय हिंद साथियों, निर्मल रॉयल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, मैं बात करने जा रहा हूं आज से 10 से 12 साल पहले जो केस हुआ था। ये दिल्ली में हुआ था। हमारी देश की जो राजधानी है, उस टाइम पे पूरा देश, राजधानी से लेकर पूरा देश उस टाइम पे शर्मसार हुआ था। इतना जघन्य केस हुआ था ये। मैं उस टाइम पे हम लोग तो काफी छोटे थे, उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना ज्यादा आंदोलन उस टाइम पे हुआ था। लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें, सभी औरतें हैं, बच्चे हैं, सभी ने, और जो है लड़के हैं, सभी ने मतलब इस पर जो केस के खिलाफ जो है जागरूकता अभियान जो है, और इतना ज्यादा इसका जोरों से प्रचार प्रसार किया गया था उस लड़की के लिए जिसके साथ ये केस हुआ था, ताकि उनको न्याय मिल सके। देखिए, ये निर्भया केस के नाम से 16 दिसंबर 2012 को जो घटना घटी थी, तो उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। और इस घटना को बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और देखिए, पास्ट से हमारा भविष्य तय होता है, ये बात आप याद रखिएगा। पास्ट में कुछ घटनाएं घटित हुई होती हैं, अगर उनको अपन समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अपने भविष्य और वर्तमान को दोनों को अपन तय कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो उस टाइम पे केस होने के बाद जो है 10 से 15 दिन जो हमारी निर्भया थी वो जीवित रही थी। तो उस टाइम पे जो बयान दी थी, तो उसमें जो है यही मैं पढ़ने जा रहा हूं, और इसमें आपको करीब करीब केस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर मैं जो भी थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इसको सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, तो वो क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गांव से अपने सपनों और मम्मी पापा की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं 23 साल की उम्र में देश की राजधानी दिल्ली आई थी। पैरामेडिकल में दाखिला लिया। मन में जीवन की जंग जीतने को, हर तकलीफ पार करने का जज्बा था, पर मैं हार गई। हारी भी तो किससे? जिंदगी से नहीं, बल्कि हैवानियत से। चलती बस में जघन्य अपराध का शिकार हुई। ऐसी क्रूरता की मेरी आंतें तक बाहर आ गई। ऐसे जख्म मिले, मेरी रूह तक भी खून की बूंदें टपकती रहीं। और जैसे यह काफी नहीं था, तो मुझे न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे मेरे माँ और पापा अब न्यायिक कानूनी पेचीदगियों की हैवानियत का शिकार बन रहे हैं। कौन हूं मैं, क्या आपको याद है? भले ही मैं आप लोगों के बीच नहीं, लेकिन आज भी रोज अन्याय का जहर पी रही हूं। अरे आप लोग तो मुझे भूल गए होंगे, मैं निर्भया हूं। ये किसी दूसरे के माध्यम से लिखा गया था। आप ही लोगों ने तो मुझे यह नाम दिया था, वही निर्भया जिसके साथ 6 लोगों ने 16 दिसंबर 2012 रविवार की रात चलती बस में हैवानियत की थी। आंखों से आंसू गिर रहे, गला भरा है, आवाज नहीं निकल रही, फिर भी मैं आपके लिए उस भयावह काली रात को दोहराती हूं। अब ये जितनी भी घटना उनके साथ उस रात में हुई थी, तो वो पूरी जो है घटना इसमें बताया जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी घटना समझ में आ जाएगी। दोस्त के साथ उस रात फिल्म देखने के बाद मुनरिका से द्वारका जाने वाली बस में बैठी थी। बस में हम दोनों के अलावा 6 लोग थे। कुछ समझ पाते इससे पहले ही सभी ने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू करना चालू कर। जैसे ही वो बस में बैठे दोनों, एक ये जो निर्भया थी उनके एक साथी थे, ये फिल्म देख के दोनों आ रही थी। ये पहले तो बस में बैठ ही नहीं रहे थे दोनों, पर एक लड़का जो था वो गेट में खड़ा हुआ था, वो बार बार बुला रहा था कि दीदी हम आपको वहां तक छोड़ देंगे, आप आ जाइए। इन्होंने नहीं जाना समझा और ये बस में बैठ गए। उसके बाद की कहानी जो है, छेड़छाड़ शुरू हो गई। दोस्त ने बीच बचाव किया तो उसे बुरी तरह पीट पीट कर बेहोश कर दिया गया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बहुत हाथ पैर जोड़े, पर दरिंदों को मुझ पर तरस नहीं आई। सभी ने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो एक जल्लाद या कसाई भी किसी के साथ करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। सोच लीजिए आप। उन्हें पीट पीट कर मेरे साथ, उन्होंने मुझे बहुत पीटा, बहुत मारा, और मेरे साथ सभी ने दुष्कर्म किया। शरीर में लोहे तक का, जो लोहे का सरिया होता उसे तक घुसा दिया। फिर मुझे मरा हुआ समझकर निर्वस्त्र ही, पूरे कपड़े उपड़े पूरे उनके बेचारी के, और मरा हुआ समझकर निर्वस्त्र ही उनको चलती बस से बाहर फेंक दिया गया, उनके और उनके साथी को। उन जख्मों के आंसू मेरी आंखों से आज भी गिरते हैं। रूह उस खौफनाक रात को याद कर आज भी तड़पती है। पुलिस ने मुझे सफदरजंग जो अस्पताल था उसमें पहुंचाया।
डॉक्टरों ने 5 बार ऑपरेशन किया, आंत का अधिकतर हिस्सा बाहर निकाल दिया गया था। जो आंत थी उनकी, देखिए प्राइवेट जो पार्ट होता है, मैं क्या बताऊं, बताने में भी मुझे वो लग रहा है, प्राइवेट पार्ट में लोहे का जो सरिया था ना, उन्होंने उसको डाल दिया। अब पूरी आंतें जितनी थी, क्या कहें, जिस योनि से एक बच्चा अपने माँ के जन्म लेता है उसको तक उन्होंने छत बिछत कर दिया था। इतने बड़े दरिंदे, इतने बड़े दरिंदे, इतने राक्षस थे वो लोग। हालांकि उनमें से 5 लोगों ने 5 लोग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनमें से जो सबसे कुत्ता कमीना था ना, हरामखोर, वो आज भी जीवित है। वो उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे वो नाबालिग था, तो उसे 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया था। अब वो आज़ादी से घूम रहा है। अपने यहाँ ऐसा कानून है, अगर आप 18 से पहले हैं तो अगर आप कितना भी क्राइम कर लीजिए आपको सजा नहीं होगी, आपको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। दिसंबर को सरकार ने मुझे इलाज के लिए सिंगापुर भेजा। 26 दिसंबर को, जब यहाँ पे दिल्ली पे सही नहीं हो पाया तो फिर सिंगापुर भेजा। सबको तो पता था मैं बच नहीं सकती, मैं सभी के लिए मुद्दा बन गई। सब मीडिया में चारों तरफ बस निर्भया का केस, निर्भया केस, सब अपनी साख बचाने में लगे थे। आखिरकार वही हुआ जो सबको। 29 दिसंबर की रात को निर्भया जो है नहीं रही। जब बजे मतलब 2:15 बजे मैंने सिंगापुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। फिर मुझे गम और गुस्से के साथ पंचतत्व में विलीन कर दिया। वही फिर जब वहां से लाया गया तो पुलिस की देखरेख में वहां जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेरे साथ हुई हैवानियत पर पूरे देश में गुस्सा था। सब तत्काल न्याय और सजा देने की मांग कर रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि कानून की किताबों में इसका प्रावधान ही नहीं था। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक राम सिंह ने तो जेल में आत्महत्या, एक राम सिंह नाम का जो था दोषी था, उसने वहीं पे हत्या कर ली थी। और आज से 7 साल बाद भी मुझे मौत की नींद सुलाने वाले बाकी सभी 4 दरिंदे तिहाड़ में मटन खा रहे हैं और न्याय के इंतजार में मेरी आत्मा अभी भी बिलख रही है। मतलब काफी टाइम बाद जो है 2020 में, मैं बता दूं 20 मार्च 2020 को उन हरामखोरों को मौत की सजा हुई, उनको फांसी दी गई थी। और इसमें से 4 मुकेश, पवन, अक्षय और विनय को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 13 दिसंबर 2013 को फांसी की सजा उसी टाइम हो गई थी, 1 साल बाद हो ही गई थी। लास्ट मतलब अगर मैं बात करूं 16 दिसंबर की घटना है, 13 दिसंबर को हो गई थी, लेकिन फांसी नहीं हुई थी कई साल बाद। उनमें से एक जो मैंने बताया कि बाल सुधार गृह भेज दिया गया था, 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 मई 2017 को चारों को सजा बरकरार रखा। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, वहां भी इन हरामखोरों को जो है सजा हुई। आज 2 साल 7 महीने 8 दिन हो गए, किसी को फांसी नहीं हुई। मैं विचलित हो उठती हूँ, सहम जाती हूँ। आखिर क्या कारण कि मेरे साथ हैवानियत करने वालों को जिंदा रखा गया? उन्हें मौके दिए जा रहे हैं अपनी बेगुनाही साबित करने को? क्या जजों को मेरे छलनी हो गए शरीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखाई दी? क्या यही हमारा कानून है? अगर ऐसा हो तो क्या ऐसे ही होना चाहिए? देखिए, अगर मैं बात करूं तो उस टाइम की है जो दिसंबर की घटना था, तो पूरा इतना बुरी तरीके, जैसे अपन एक जानवर के साथ भी ऐसा करने के लिए अपन नहीं सोचते, ऐसा हमारी निर्भया जो बहन के साथ किया गया था। और ये कहानी इतनी दुख दर्द भरी, सोचिए सुनने में जो है इतना, मतलब बता नहीं सकता कैसा लग रहा है। इसमें से एक मोहम्मद अफरोज नाम का नाबालिग कुत्ता था, नीच कहीं का, इसको ये आज भी छूटा हुआ है। ये उस टाइम पे इसकी उम्र कम थी और सबसे ज्यादा हमारी बहन के साथ कुर्कत यही नीच ने किया था, और एक बाल सुधार गृह इसको भेज दिया गया था रामखोर को। और इसके बाद देखिए, अगर बात किया जाए तो ये पूरा जो मामला हुआ था, हालांकि उनको फिर निर्भया की जो माता श्री थी वो बहुत ज्यादा लड़ी, बहुत प्रयास की। और इन कुत्तों का एक वकील था, संजय सिंह नाम का था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता लेकिन है नाम है। वो सोचिए इनके लिए कितना ज्यादा प्रयास किया था, इन हरामखोरों के लिए। सोचिए उस जो वकील वो वकील ना होता, ना लड़ता, तो शायद केस इतना लंबा खींचता नहीं। उसने बार बार उसने सोचिए राष्ट्रपति के यहाँ तक गुहार उसने लगाई थी नीचों के लिए। उस वकील को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा केस, काश कहीं भगवान ना करे उसके आसपास कहीं उसके बीच में ऐसी घटना हुई तो क्या वही केस लड़ता? बहुत ऐसे केस अभी हुए हैं जिनमें वकीलों ने
बिल्कुल उनका जो है जो दोषी है उसके तरफ से वकालत करने के लिए पूरी तरह मना कर दिया, हरामखोरों को जो इतने गंदे कृत्य करते हैं, कुकृत्य करते हैं। और फिर अगर मैं बात करूं जो है इसके बाद बहुत सारे सुधार हुए। हालांकि 20 मार्च मैं अगर बताऊं तो इसमें जो है 20 मार्च 2020 को इनको जो है फांसी होती है इन नीचों को, और इसके बाद ये सभी मौत की नींद सो जाते हैं और हमारी निर्भया बहन को जो आत्मा को शांति मिलती है। और देखिए इसमें कुछ अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें इसमें सुधार की गई थी उस टाइम पे महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। इसमें महिला जो बाल मंत्रालय द्वारा महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे एक जो है हेल्पलाइन नंबर 24 आवर अगर मैं बात करूं 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर जो चालू कर दी गई थी। और सरकार ने एक महिला बैंक की शुरुआत की थी, महिला बैंक की शुरुआत की थी। और एक निर्भया फंड जो होता है जिनके बच्चों के साथ गलत हो जाता है तो उसके लिए निर्भया जो है फंड की भी शुरुआत की गई थी। इसमें सभी जो है आप अपना जो है जो भी आपके पास हो आप इसमें योगदान दे सकते हैं। और जैसे बहुत सारी महिलाओं के साथ गलत होता है या दुष्कर्म होता है या अगर कहीं जैसे एसिड अटैक हो जाता है तो इस फंड से उनको मदद जो है मुहैया कराई जाती है, उनको हेल्प दी जाती है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इस टाइम अगर आप आज अपन लोग कब खड़े हैं 2022 में खड़े हैं। देखिए एक एनसीआरबी होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2022 में 4.5 लाख के करीब जो है महिलाओं से जुड़े अपराध हुए हैं। आप लोगों को क्या लगता है इतने जो आंकड़े हैं ना, इतने आंकड़े रिकॉर्ड हैं। अब सोचिए जो आंकड़े रिकॉर्ड नहीं है, जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो कितने ना वो मतलब अगर देखा जाए टोटल कितने केस ना हो जाते होंगे। ठीक है, तो 2000 हर साल ये जो है केसेस की अगर मैं बात करूं तो हर साल केस में कुछ ना कुछ जो परसेंटेज की बढ़ोतरी हो जाती है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हमारी जो बहन बेटियां हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा रेशियो किसका है, घरेलू हिंसा का है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो अपहरण का है, और तीसरे नंबर का है छेड़छाड़ का, चौथे नंबर का है दुष्कर्म का। एक चीज और याद रखिएगा, अगर महिलाओं के साथ जो गलत होते इस मामले में अगर मैं देखा जाए तो इस रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए एनसीआरबी के हिसाब से तो सबसे ज्यादा इस मामले में राजस्थान एक नंबर पे था। राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ गलत हुआ है। और अधिकतर ये सब जहां भी जितने भी मामले रिकॉर्ड किए गए सभी अधिकतर किससे थे, दुष्कर्म से रिलेटेड है। एक चीज और याद रखिए कि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चियां उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म के अगर मामले की मैं बात करूं तो उनमें बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जो महिलाएं उनके साथ कम हुआ, लेकिन बच्चियों के साथ जो है थोड़ा सा ज्यादा ये मामले आए हैं। और ये बस जानकारी देनी थी आप लोगों को, और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और इसमें से अगर मैं बात करूं तो जितने 2022 की अगर मैं बात करूं तो सोचिए 53 लाख करीब 53 लाख लोग गिरफ्तार किए गए, और 43 लाख जो है जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, जिसमें से हालांकि 9 से 10 लाख लोग बरी हो गए। लेकिन सोचिए इतने करीब आधे मतलब 500 करोड़ की मैं अगर बात करूं इतने ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोचिए, और उनमें मैक्सिमम अगर केसेस बात करूं तो उनमें सबसे ज्यादा जो है महिलाओं के साथ जो है, और इसमें सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा का जो हमारी जैसे दहेज प्रथा हो गई, मारपीट हो गई, दुनिया भर के जो मामले होते हैं महिलाओं के साथ। और एक बात है कि समाज में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं एक वैदिक पीरियड का अगर मैं टाइम छोड़ दूं तो उत्तर वैदिक टाइम से अगर आज तक अभी देखिए तो सबसे ज्यादा हमारे महिलाएं बहन बेटियों के साथ जो है गलत आता है। मुगल काल आप देख लीजिए वहां पे कितना हुआ, और अभी भी कहीं ना कहीं देखिए जो है इन लोगों के साथ गलत होता। और अब कुछ भी कानून अपना इतना ढीला ढाला है ना कि कानून में सजा तो मिलती है ना, लेकिन इतना लंबा हो जाता है कि इंसान लड़ते लड़ते हार जाए। लेकिन हमारी निर्भया जो बहन थी उनकी माँ ने बहुत ही साहसपूर्वक लड़ा और उन नीचों को सजा हुई, और भगवान न करे कभी ऐसा किसी के साथ हो। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे काम करते रहिए। और जो है बस इसी के साथ मैं ये कहानी जो थी, छोटी सी कहानी थी तो मैंने सुनाया। और ये मेरी कहानी का बस मकसद यही है कि आप लोग ऐसे जो पास्ट में केस हुए होते हैं उनसे आप लोग जानिए, समझिए और उनको पढ़िए, ताकि भविष्य में भगवान न करे कभी किसी। और एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी रात में फंस जाए तो आप पब्लिक प्लेस में ही रहिए। पब्लिक प्लेस जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सबके बीच में रहिए, लोगों के बीच में रहिए। और एक बात याद रखिए, पुलिस जो है
आपकी सेवक है, इसीलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले पुलिस को जो आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। पुलिस से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। कानून ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए, इतने अधिकार दिए कि आप शायद उनके बारे में जान लें, तो आप सरकारी जो है, जो जितने भी कर्मचारी है ना, तो आपको पता चलेगा कि किस लिए नियुक्त होते हैं। अपन लोग सरकारी कर्मचारियों से बात करने से इतना डरते हैं, अरे यार पुलिस वाला है, इससे क्या अपन लोग बात करें, अरे तो कोई थोड़ी सी भी बात होती है आपको पुलिस, अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती, मैं एक बात ये बता दूं, अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती तो वहां पे भी अगर आपकी कोई दुकान नहीं है, कहीं मदद आपको मिले, तो वहां तक आपकी पुलिस मदद कर सकती है। बात रखिए, हर चीज में पुलिस आपकी मदद कर सकती है, बस आप विश्वास रखिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।